उनको भूल गया क्या करगिल लड़ाई, 99 की लड़ाई तो हमारे तो नजरों के सामने है। अभी हम अभी भी फक्र से बोल रहे हैं ये चाइना के साथ लड़ रहे हैं। मेरे को बताएं मैं चाइना के साथ लड़ सकता हूँ? या अभी हम आप इस उम्र हम में भी अभी जाने को हम तैयार? अभी है, पिछले बार जब बात हो रही थी बोल रहे थे चाइना अटैक करेगा, ये इनको जो है हम्म। जो रिटायरमेंट है उनको बुलाना है, मेला हम फर्स्ट जाएंगे। 21 साल हो गए रिटायर आए हुए, तो आज तक वो डेटें दे रहे हैं, आज और कल हो, आज और कल दे देंगे। तब मर कर दिया ना उन्होंने, क्या फिर क्या आग लगानी मैंने? इतना तो आखिर क्यों एक भारतीय फौज के एहलकार को मीडिया के सामने आना पड़ रहा है? आखिर क्यों एक फौजी को करगिल जंग में अपनी आंख गंवा देने के बाद भी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं? तमाम दास्तान तफसीलन आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, आदाब मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं द जनाब टाइम्स और मैं हूं आपका मेज़बान फ़रीद अहमद नाइक। हाज़िर खिदमत हूं इस उम्मीद के साथ कि आप सभी बखैर आफियत के साथ होंगे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, 26 जुलाई ये वो दिन है जिस दिन मुल्क अजीज़ में करगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इस दिन हर उस शख्स को खराज तहसीन पेश की जाती है जिस शख्स ने, जिस फौजी ने उस जंग में हिस्सा लिया। उन तमाम लोगों को याद किया जाता है जिन लोगों ने उस जंग में अपनी जानें गंवा दी और कीमती जानों का नजराना पेश करके वतन अजीज को एक बहुत बड़ी जीत हासिल कराई। लेकिन इस जीत के पीछे बहुत सारी कुर्बानियां हैं, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे फौजी जवानों ने अपनी जानों को खोया, बहुत सारे जवान जख्मी हुए। उसके बाद ये जीत हासिल हुई है और हर साल ये दिन मनाया जाता है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस वक्त डोडा ज़िला की तहसील भाला में मौजूद हूँ और मुझे शर्फ हासिल हुआ है ऐसे एक फौजी जवान के साथ बैठने का जिन्होंने इस खतरनाक जंग में हिस्सा लिया। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है मोहतरम गुलाम कादिर साहब। इनकी हालत ज़िंदगी और तमाम चीज़ें जो है इन्होंने वो देखी, क्योंकि ये चश्मदीद हैं उस जंग के, वो ख़तरनाक जो मनाजिर वहाँ पे पेश आए, वो तमाम चीज़ें ये जानते हैं। तो इनसे खुद भी पूछेंगे, खुद भी जानने की कोशिश करूंगा और तमाम नाजरीन तक भी इनकी रुदाद और फरियाद पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपका खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदर। जनाब जनाब मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा, जम्मू एंड कश्मीर डिस्ट्रिक्ट डोडा तहसील भाला में रहने वाला हूँ। मैं जो है जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री जैकलाई में भर्ती हुआ, 1983 में भर्ती हुआ मैं। और मैं पहले पहले जो भर्ती मेरी हुई है श्रीनगर में भर्ती हुआ, उसके बाद वहाँ से कानपुर गए, हम कानपुर से नागालैंड गए। तो ऐसे ऐसे पोस्टें हमने नागालैंड भी रहे हैं, 5-6 साल रहे हैं हम, आसाम में भी रहे हैं, धर्मशाला भी रहे हैं। और मैंने ज़्यादा हिल एरिया में ज़्यादा मेरी नौकरी जो है, 6.5 साल मेरी नौकरी जो है हिल एरिया में, लेह लद्दाख करगिल में है। उसके बाद ग्लेशियर में भी रहे, ग्लेशियर में भी मैंने अच्छा काम किया। वहाँ करवास में कुछ बंदे गए थे, 2 बंदे, एक डॉक्टर एक जवान गया था, मैंने वो करवास से निकाला था, जिंदे निकले थे वो, और मेरे वहाँ का भी अवार्ड मिला है। और उसके बाद जो है वहाँ से हम वापस आए। तो वापस आकर के कुछ देर के लिए मैं छुट्टी आया, छुट्टी से वापस गए लेह में। लेह से हमारे को टास्क मिला, हमारी बटालियन को टास्क मिला कि आप जो है, आपने करगिल लड़ाई जो है चल रही है, उधर कुछ हंगामा हो रहा है, लड़ाई चल रही है, तो आपने बटालिक सेक्टर के लिए मूव होना है जी। हम वहाँ से ले से जब खलसी में पहुँचे, खलसी से हमारे को टास्क मिला कि आपका एक डालडा कॉम्पनी, उनके साथ मेरी जो है सेक्शन, जो मेरी प्लाटून जी सेक्शन जो थी जी। वो उनके साथ डिटेल हो गई। तो वहाँ से हम बटालिक सेक्टर पहुँच गए, बटालिक सेक्टर से हम निकल गए ऊपर पोस्टों पर। जैसे जगह जगह हम चलते रहे, भूखे प्यासे भी रहे, हमने 3-3 दिन के बाद खाना भी खाया है। और हमने 3 आदमी ने 1 गिलास पानी पिया है वहाँ पर, क्योंकि 6 घंटे के बाद जब हमने पानी लाया था तो 3 आदमी ने हमें 1 गिलास पानी पिया, हमने एक एक घुट करके, क्योंकि बहुत पहाड़ी, बहुत खतरनाक एरिया था और फायरिंग भी चलती थी वहाँ पर। तो वहाँ पर जो है, वहाँ से
जब शुरुआत हो गई तो फायरिंग वहाँ उधर इधर से हो रही थी, साइड से दाएं से बाएं से फायरिंग शुरू हो माफ रही थी। कीजिएगा, क्योंकि बीच में आपको रुकूंगा, माजरत ख्वाह हूँ। आप मुझे बताइए, क्योंकि आप चश्मदीद हैं और वो खौफनाक मनाजिर आपने अपनी आंखों में कैद किए हैं, आपको याद होगा कि किस तरीके का खौफनाक वो मंजर था। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा हमारे नाजरीन तक भी वो खौफनाक मनाजिर की कुछ झलकियाँ अपनी ज़ुबानी आप पेश करें। हाँ, जैसे वहाँ पर जैसे गए हम तो वहाँ बम ब्लास्ट वगैरह हो रही थी हमारे पास, जहाँ भी हम 4 आदमी 2 आदमी इकट्ठे होते थे वहाँ पर हमारे को शेलिंग हो जाती थी ऊपर से। उसके बाद जो है हमारी एक डालडा कॉम ने यहाँ टास्क दिया उसको एक पोस्ट पर कैप्चर करने के लिए। जी। कैप्चर करने के लिए हम थे दूसरी जगह। जब कैप्चर करने गए तो हमारी पोस्ट में, हमारे पोस्ट से जो वहाँ गए थे वो डाला कंपनी जब उस पोस्ट पर गए तो वहाँ पर भी हमारा किलिंग हो गया था। शौकत एक जवान था, वो जो है टंगदार का रहने वाला था, मेरी यूनिट का था डाला कंपनी का, वो वहाँ पर डेथ हुआ था। और उसके बाद जो है वो वहाँ पर जो है उस पोस्ट पर कैप्चर नहीं कर सके। उसके बाद जो हमारा टास्क मिला उन कंपनी को, उस कंपनी को 24 घंटे के बाद वापस लाया हमने। 24 घंटे के बाद वापस लाए। उसके बाद फिर प्लानिंग हो गई सन या आर्मी हेडक्वार्टर से जो है हमारा टास्क मिला हमारी बटालियन को कि आपने जो है ये पोस्ट कैप्चर करनी है। उसके बाद हमारी चार्ली कंपनी जो है, चार्ली कंपनी हमारी जो डिटेल हो गई। केसी नौग्राम साहब मेरे साथ थे जो नागालैंड के रहने वाले थे। केसी नौग्राम साहब 3 साल सर्विस थी उनकी, तो वो मेरे साथ थे। उसके बाद जो है 10 आदमी मेरे साथ थे। 9 डेथ वहीं हो गए थे जब हमारे शुरू हो गई फायरिंग, जो हमारी हो गई शुरू पोस्ट पर। तो जैसे हम चल रहे थे तो पोस्ट पर शुरू हुई लड़ाई, तो वहाँ से भी लड़ाई चल रही थी, यहाँ से भी चल रही थी लड़ाई, फायर तो चल रहा था। और रात के 3 बजे तकरीबन, तो अंधेरा था, पता तो चल नहीं रहा था। हम तो पहुँच गए थे उनके बीच में, उनकी जो पोस्ट थी वो पोस्ट के बीच में हम बीच में पहुंच गए थे। जब उनने फायरिंग शुरू किया, हमने फायरिंग शुरू किया, तो फायर करते करते जो है हम आगे जा रहे थे तो हमने ऐसे जैसे पत्थर पर ऊपर पहुंचे तो मेरे साथ जवान था आगे, वो बोलने लगा यहाँ जो है हमारी दुश्मन की पोस्ट है। तो मैंने उसको हाथ से धकेला, मैं बोला हाथ से थपकी मारी मैंने उसको कि मैं बोला ये बात नहीं करनी है, तो आगे बढ़ना। हमने महसूस क्या हो रहा था? महसूस हो रहा था कि बहुत अंधाधुंधी फायरिंग चल रहा, क्योंकि उनके जो है 7 मोर्चे थे वहां पर। क्या दिल में खौफ था? उनका डिफेंस, खौफ कोई नहीं था। खौफ हम आए थे लड़ने के लिए, खौफ कोई नहीं था। हम लड़ने के लिए जा रहे थे। हम फौज का नमक खाया है, अगर 20 साल नमक खाया हमने, तो उसके बाद जो है देश का मसला है कि देश के लिए लड़ना है। अगर देश के लिए लड़ना है तो हमने उसी हिसाब से जाना था आगे। हमें डर तो खौफ था ही नहीं कोई। जबकि पत्थर पर जब हम ऊपर आगे जा रहे थे तो आगे जो है फायर शुरू हो गया। जब फायर हो गया, मेरे साथ एक जवान था, नाइक था, वो सरजीत नाइक था, वो उसको गोली लगी, वो गिरा उनके पोस्ट के साथ सीधे आगे। तो मैंने यहाँ से फायरिंग शुरू किया। जब मैंने शुरू किया फायरिंग, उनने वहाँ से फायरिंग किया। तो जो फायर, जब मैं पोजीशन लेकर था, पत्थर के पीछे था मैं, पत्थर से मैंने रफल लगाकर तो मैं फायर करने लगा पोस्ट पर जो उनका बैंकर था। तो बैंकर से जो है उनका फायर आया, तो वो आया सीधा उस पत्थर पर आया, पत्थर से रिकोचिट होकर के वो मेरे इसमें सीधा आई में आया। आंख तो डैमेज हो गई, मैंने तो समझ लिया कि ये तो गई। ये बात जो आप कह रहे हैं, ये जंग का जो आखिरी मरहला था उस वक्त की बात है या शुरुआती? आखिरी मरहला जो कि हमारे को टास्क मिला था, ये 4812 पोस्ट जो आपने कैप्चर करनी है। तो इसलिए हमने वहाँ जब गए हम, तो हमने जब फायरिंग शुरू कर दी, मैंने फायरिंग शुरू की, तो उन्होंने भी वहाँ से फायर शेलिंग शुरू कर दी। जैसे फायर आया तो फायर सीधा रिकोचिट होकर के मेरे मतलब पत्थर से उठ करके सीधा मेरे, क्योंकि मेरी सिर वहाँ ही था, मेरी आई थी वहीं पर कि मेरा डिफेंस लेकर था, मैं वहीं रुका हुआ था कि मैं फायर कर रहा था। क्योंकि हमारे पास खाने का बंदोबस्त नहीं था इतना, लेकिन जितना हमारे पास अम्युनिशन का सिस्टम था, अम्युनिशन हमारे पास बहुत था। तो बाकी पानी वगैरह जो खाना कहाँ खाना था, वो लड़ाई का मसला था। तो जब वहां पर मैंने पोजीशन लेकर फायर करने लगा, तो उसके वहां से वो गोली जो आई, तो वो आई मेरे इसमें जो रिक्रूट होकर के सीधा इसमें आंख में आई। तो जैसे बल्ब फ्यूज होता है वैसे मेरे आंख में हुआ। लेकिन मैं इतना मुझे ये है, मतलब मुझे इतना नहीं है कि मुझे गोली लगी है, हालांकि पता ही नहीं आपको लगा। मुझे ये नहीं कि मुझे गोली लगी है या मेरी आंख गई है। मुझे इतना फक्र था कि मैं इस पोस्ट को ले लूंगा, इस पोस्ट को हमने कैप्चर करना है। तब भी हम लड़ाई लड़ते रहे, और लड़ाई लड़ते लड़ते, क्योंकि मेरे साथ 10 आदमी थे,
उसमें एक केसी नौकराम साहब, मैंने पहले आपको बताया कि केसी नौकराम साहब डेथ हुआ वहाँ पर। उसके बाद जो है 9 जवान जो है मेरे डेथ हुए यहाँ पर, मेरे सेक्शन के 9 जवान, जबकि सुबह तक 8:30 बजे तक मैं वहाँ पर रहा। उसके बाद 8:30 बजे के बाद जो है नीचे रिपोर्ट लग गई थी कि भाई ऐसे ऐसे नुकसान हुआ, तो नुकसान, इतना नुकसान हुआ है। उसमें मेरा भी जो है नाम था, उसमें दिया उन्होंने कि वो भी डेथ हो चुका है, सभी डेथ। अच्छा, मतलब उन्हें लगा कि ये पूरी जो पलटन है वो खत्म। सीओ साहब को जो है, सीओ साहब को रिपोर्ट जब मिली ऊपर से मेजर दीमन साहब से, तो उन्होंने बोला कि जो उनकी सेक्शन जो है और ये केसी नौकराम साहब की पार्टी जो है वो पूरी डेथ हो चुकी है। अच्छा, जब उस रात में जो है 3:30 बजे का मंजर जो था, तो वहाँ पर कुछ आगे पीछे कुछ नहीं दिखा रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि एक तो रात का मसला था, अंधेरी रात थी। दूसरा वहाँ पर जो है उनके 7 मोर्चे थे, बैंकर जो है उनके साथ थे, तकरीबन 20 या 25 आदमी थे वहाँ पर, वो पाकिस्तान के। तो उसके बाद जो है जब फायरिंग जब शुरू हुई, तो उसके बाद जब मेरे को भी लगी थी आँख में, मुझे चोट आ गई, डैमेज हो गई आँख, लेकिन तब भी मुझे कोई मराल डाउन नहीं हुआ। मैं लड़ता रहा, मैं फायर करता रहा, और मेरे सामने जो मेरे जवानों को जो गोलियां लगी, तो और उसके बाद लथपथ हो गए, वो खून चल रहा था। तो लेकिन इतना है कि ये नहीं कि हमारा डैमेज हो गया या हमारे को गोली लगी या उनको नहीं लगी, उनके भी 10 आदमी डेथ हुए वहाँ पर। कोई ऐसी बात नहीं कि उनके नहीं हुआ, उनका भी नुकसान किया हमने। एक ने फांसी लगाई अपने आप पर, डर के मारे से, ये खौफ था इंडियन आर्मी का। क्यों इतना, जबकि हमने प्रेशर डाल दिया उन पर, हमने एकदम फायर खोल दिया, प्रेशर हो गया उनको। तो उनने क्या है, उनने एकदम वो, यानी कि आपने देखा फांसी से लटका हुआ उसने वो जो टेलीफोन तार वहां से उसने जो बिछाई थी, पाकिस्तान से जो पोस्टों से लाई थी, उनने जो तार बिछाई हुई थी, जब उसने सोचा कि मेरे को इंट्रोगेशन पूछताछ हो जाएगी, वो अफसर था उनका, उसने ये तार जो है ऐसे लपेटी अपने इसमें गले में लपेट कर, तो पत्थर से बांध कर वो नीचे लटक गया। मतलब खौफ का आलम ये था कि पाकिस्तानी सिपाही ने एक फोन की तार को गले से लपेट कर जो है खुदकुशी कर दी, क्योंकि उसको प्रेशर था, क्योंकि यहाँ से वहीं ऐसे जैसे फायर हमारा चल रहा था यहाँ से, और उनकी भी डैमेज हो गई, काफी उनका नुकसान हो गया, तो मराल डाउन तो होना ही था। एक आदमी जो है शौकत जो है, उसका शौकत नाम है, मुझे याद आता, शौकत जो है उसको जिंदा भी पकड़ा है, वो दिल्ली, वो वहाँ से दिल्ली लिया, दिल्ली से फिर पाकिस्तान के लिए भेजा लाहौर में जहाज में। तो वो उससे पूरा पता चला कि कौन सी बटालियन थी इनकी, कौन सा था। तो लेकिन हमारे को इतना ही है कि चलिए, जब आप बता रहे थे कि आपकी आंख को जो है कुछ छर्रे, जिन्हें हम शायद छर्रे बजे थे, तो उसके बाद क्या हुआ? जब मेरे को छर्रे वो स्पेंटर जो लगे, तो उसके बाद जो है मैं कोई मराल डाउन नहीं हुआ, और मैं बिल्कुल दिल और दिमाग से चल रहा था, अपनी सोच समझ के मैं फायरिंग। वो तकलीफ कोई महसूस नहीं हो रही थी, तकलीफ कोई महसूस नहीं, क्योंकि हमारे को गर्व था कि हमने ये पोस्ट लेनी है, हमारे को टास्क मिला है, पोस्ट लेनी है। 4812 पोस्ट अभी भी है, डॉक्यूमेंटों में है, पूरा आर्मी हेडक्वार्टर में है, हर जगह हमारी वो पोस्ट है। तो उसके बाद जो है जब वो मेरे जवान भी जो मेरे साथी जो खो गए, तो मराल डाउन तो कैसे होना है, लेकिन हम ये सोचते थे मराल डाउन क्या है, अभी दुख होता होगा, दुख तो होता, अपना साथी जैसे परिवार था अपना, जैसे अपनी 15 या 20 साल सर्विस की थी हमने, इकट्ठे की थी सर्विस, उसके बाद हमारे को अफसोस हो गए। देखो भाई, कि दुख ये नहीं था कि मुझे इस वक्त जो है दर्द हो रही है, मुझे कोई दुख ये था कि जो मेरे दोस्त, मेरे सिपाही इस वक्त जो है गिरे हुए हैं, मेरे ये दोस्त जो खून से लथपथ हैं, उनका दर्द आपको महसूस हो रहा है। उनका दर्द था मुझे, क्योंकि वो जख्मी हो गए थे, फिर उनको जो है ऐसे 4-4, 5-5 गोलियां लग गई उनको। तो अभी वो जब गोली लग गई इंसान को, तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता है, गोली ऐसी चीज़ है, क्योंकि जब गोली से आगे गया आदमी तो गोली खानी पड़ती है, क्योंकि अगर गोली खाए आदमी तो तभी शहीद माना जाता है। तो ऐसे जो है भागकर तो नहीं आए, पोस्ट छोड़कर तो नहीं आए, नीचे भागकर वापस भी आ सकते थे, नीचे भी आ सकते, दूसरी सेक्शन में जा सकते थे, लेकिन हमें कोई मराल डाउन नहीं हुआ, मराल अफ था हमारा। और हमने जब मेरे को आंख में लगी, और मैंने तब भी सुबह 8:30 बजे तक मैं उसी पोस्ट पर रहा हूँ। यानी कि आपकी आंख में जो है खून बह रहा था, चोट लगी थी, और आप तब से और पूरी रात आप वहां पे डटे रहे। सुबह मतलब 3:30 या 3:45 बजे से लेकर के सुबह 8:30 बजे तक मैं वहां पर था।
फिर पीछे मेजर धीमन साहब थे, उनको मैसेज किया मैंने, जो सेट वो डेथ रतन था हमारा सेट वाला, जी, जी। मैंने सेट उठाया, सेट से मेजर धीमन साहब को लगाया मैंने, मेरा ऐसे साहब है इधर आपको खुद देख रहे पूरे हो, होशो हवास में। पूरे होश और हवास में। और मैं बोला मैं यहाँ पर हूँ, मैंने डायरेक्शन दे दी कि मैं यहाँ पर हूँ। और उन्होंने बोला ठीक है आप जो है क्रॉलिंग करके थोड़ा सा नीचे आ जाओ और हम इनको कवरिंग फायर देंगे, यहाँ से अगर कोई बचा होगा तो हम इसको कवर फायरिंग करेंगे, और आप आ जाओ थोड़ा नीचे, यहाँ से मैं बंदे भेज दूंगा और आप वापस आ जाओ। उसके बाद जो है मैं वहाँ पर पहुँच गया, उन्होंने बंदे भेजे, फिर मैं वहाँ पर पहुँचा। लेकिन इतना है कि मराल ऑफ था, कोई ये नहीं था कि मुझे बोल रहे थे महसूस नहीं हो रहा, बोल रहे थे आप लिफ्ट करके ले जाएंगे, आपको पेट पर उठाए कंधे पर उठा कर लेंगे, लेकिन मैं बोला मुझे नहीं उठाने की जरूरत, और मैं खुद चल रहा हूँ। आप खुद चल गए? अपना हथियार अपना पूरा इक्विपमेंट लेकर मैं सही सलामत वापस और वापस पहुंच गए वहां पर। तो वहां से फिर मैं एयर में मतलब बस में उसमें लाया मुझे एयरपोर्ट, जैसे जहाज आया, हेली आया नीचे पोस्ट पर, हेलीकॉप्टर आया, तो वहां से ले में लाया, ले से एक इंजेक्शन लगाया, रात को वहां रहा। वहां से फिर चंडीगढ़ में आया, चंडीगढ़ से मैं फिर दिल्ली में गया। चंडीगढ़ से ये स्पेंटर वगैरह 3 छर्रे थे लगे हुए, 3 गोली के निकाले गए, 3 छर्रे जो गोली के लगे थे वो नहीं निकले चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ से फिर रेफर दिल्ली में किया RR हॉस्पिटल में। RR हॉस्पिटल में 2.5 महीने रहा हूँ। उसके बाद जो है वहाँ से फिर मैं यूनिट में आया, तो यूनिट से फिर कागज वागज बनाया, फिर मेडिकली चला था, मेडिकली चला, क्योंकि मेरी सर्विस अभी 7-8 साल थी बकाया। 7-8 साल सर्विस थी मेरी। उसके बाद बोला कि आप जो है मेडिकली आपको जो है इसमें कोई चांस नहीं आंख में लाइट आने के लिए। शंकर नेत्राला जो है मद्रास में है, जो वर्ल्ड में दूसरा नंबर है आई का स्पेशलिस्ट, वहाँ उनने बोला कि आपका आई में जो है लाइट आने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो आप इसलिए जो है इसको अभी छेड़ना नहीं, इसको अब डेड तो डेड ही रहेगी है। तो इसलिए फिर मैं आया वहाँ से। तो चलिए, बहुत ही मैं सलाम पेश करता हूँ आपको, जो मौजूद सामीन और नाजरीन ने कुर्बानी दी है। आप देख सकते हैं कि एक देश का सिपाही कुछ भी कर सकता है जब जंग का माहौल हो। अपना दर्द भूल कर उसे सिर्फ ये याद रहता है कि किस तरीके से देश के लिए काम किया जाए। चलिए, तो जिस तरीके से आपने ये दास्तान जो है छोटे मोटे लफ्ज़ों में बयान की, उसके लिए सलाम पेश है। कितनी बार सलाम करूं कम है। लेकिन आपको आज मीडिया के सामने क्यों आना पड़ रहा है? क्यों एक करगिल वॉरियर को मीडिया के सामने आने पर मजबूर होना पड़ रहा है? क्या इसके पीछे कहानी? इसकी वजह यह है कि 2001 में रिटायर आया। 2001 में रिटायर जब आया तो 2005 में इन्होंने मुझे लेटर भेज दिया जो आपको जो है गैस एजेंसी या पेट्रोल पंप दे देंगे। ये किसने? ये डिफेंस से ने कहा। डिफेंस ने लेटर आया, मेरे पास लेटर आया, उन्होंने बोला कि आपको गैस एजेंसी या पेट्रोल पंप देंगे, 2 में से एक चीज देंगे। 2 में से आप जो है अपनी बाकी की जिंदगी जो है, आपके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं या परिवार है, तो आप अभी डिसेबल तो है, 100% डिसेबिलिटी मेरी। तो उसके बाद जो है मैं जैसे घर में आया तो वो लेटर मुझे भेज दिया उन्होंने 2005 में। 2005 में उन्होंने बोला कि आप जो है 3 दिन के अंदर जो है या तो बाई पोस्ट भेजो या तो आप बाई एंड लेकर आओ। और मैंने डॉक्यूमेंट उठाकर यहाँ से मैं दिल्ली गया। दिल्ली मैंने बाई एंड दे दिए उनको डॉक्यूमेंट, उन्हें रसीद भी उन्हें मतलब कंप्लीट जो देना था मैं डॉक्यूमेंट कंप्लीट दिया। फिर वहाँ से उन्होंने क्या है रसीद लेकर आया मैं। तो उसके बाद ये प्रोसेस चलता रहा, लेटर देते रहे, आपको दे देंगे इस साल में एक मतलब करते करते दफ्तरों के चक्कर तकरीबन दिल्ली 2-3 चक्कर लगाए मैंने। अच्छा। दिल्ली में चक्कर लगे, कोई भी कमांडर आता था उनके साथ। लेकिन मुझे इतना है कि आर्मी की तरफ से, डिफेंस की तरफ से मुझे कोई रुकावट नहीं हुई। आर्मी ने पूरा, उन्होंने जो वादा किया था वो पूरा किया। आर्मी ने पूरा सुझाव दिया, उन्होंने बोला 100% आपको मिलेगा ये। तो अब मसला कहाँ पे पैदा हो रहा है? आखिरकार जो वादा आपसे किया गया वो वफा क्यों नहीं हो रहा है? कौन जिम्मेदार? मसला ऐसे हुआ कि अभी जैसे 83 में, 81 में, 82 में, जैसे उस दिन तो है 5वीं क्लास पास ले जाते थे आर्मी में। अच्छा। 5वीं क्लास, फिर उसके बाद ये बन्ना पोस्ट ले लिया हमारे जकलाई ने, तो उसके बाद कर दिया कि भाई 8 पास जो है, बाकी मैट्रिक पास हर जगह लेंगे, अब आपका 8 पास और 5 मतलब 5वीं पास ले जाते थे। उसके बाद जो है उनने जब मेरे को ये पूरा डॉक्यूमेंट मैंने कंप्लीट दे दिया, कंप्लीट देकर डॉक्यूमेंट, तो उधर से अभी रिफेलमेंट क्या आता, पीछे से जवाब क्या आया कि वो बोल रहे हैं कि भाई आप मैट्रिक सर्टिफिकेट लाओ। मैट्रिक सर्टिफिकेट में कहाँ से ला सकता है? झूठ फराड तो मैं करगिल लड़ाई लड़ी है,
जंग लड़ी है। अगर मैं ये फ्रॉड करूं तो मेरा वो फ्रॉड, आपकी इस वक्त उम्र क्या है इस वक्त? उम्र अभी मेरी जो है 56। तो अच्छा जी। हाँ 56 मेरी एज है। हम्म, अभी मैं कहाँ कहाँ दौड़ूं, मेरे को तसल्ली हुई है, क्योंकि ये जो है इंसान को अफसोस हो जाता है कि अगर हमने करगिल लड़ाई लड़ी, उस वक्त कोई क्लास नहीं, अगर मैं मैट्रिक पास करके जाता तो फिर मैं करगिल लड़ाई हाँ, जाता था। हर दरवाजा आपने हर दरवाजा, दिल्ली से लेकर उधमपुर से लेकर मतलब श्रीनगर से लेकर हर जगह जो भी कोई कमांडर जो कोई आता, मैं उनके साथ मतलब बातचीत करते रहता हूँ। अब मीडिया की वसादत से आपका पैगाम किसके लिए? मेरा पैगाम है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, तो उस दिन भी ये जो है बीजेपी हुकूमत थी नरसिंह जब राव ये साहब के, तो तब भी उनकी हुकूमत थी। उन्होंने 100% बोला था जो कि ये लड़ाई लड़ेगा उसको पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी या उसको कोई ऐसा मतलब बड़ा सा गिफ्ट दे देंगे ताकि वो कारोबार घर में कर सकता है। आज फिर यही। और आज फिर यही गवर्नमेंट है, तो इनको टस से मस नहीं है कि मैं भाई कुछ न कुछ हम कुछ करें, हमारे बंदे हैं। करगिल डे अगर बना रहे हैं, लेह लद्दाख में बना रहे हैं, लद्दाख में उस पोस्ट पर बना रहे हैं, क्या ये मुझे बुला नहीं सकते क्या? इनको भूल गया क्या करगिल लड़ाई? 99 की लड़ाई तो हमारे तो नजरों के सामने है। अभी हम अभी भी फक्र से बोल रहे हैं ये चाइना के साथ लड़ रहे हैं। मेरे को बताएं मैं चाइना के साथ लड़ सकता हूँ? अभी आप इस उम्र में भी जाने को हम तैयार? अभी है, पिछले बार जब बात हो रही थी बोल रहे थे चाइना अटैक करेगा, ये इनको जो है जो रिटायरमेंट है उनको बुलाना है। मैं बोला हम फर्स्ट जाएंगे, मेरे साथ दो बंदे अभी भी और थे। जोश व जज्बा मैं बोला कायम है। अभी भी जाएंगे हम, अभी हमारे को ऑर्डर देंगे, हम अभी स्लिप बैग उठाकर चले जान जाएंगे। देने को तैयार है। हमारा कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमने गवर्नमेंट का नमक खाया है, 20 या 25 साल नमक खाया, अभी भी खा रहे हैं। तो इसलिए अफसोस है मुझे यही है कि अगर मेरा ये डिमांड थी, खुद गवर्नमेंट ने बताया, तो दे क्यों नहीं रहे हैं? प्रॉब्लम क्या है इनको? अभी मुझे बोल रहे हैं कि आप जो है मैटर का सर्टिफिकेट लाओ जी। अभी दिल्ली में जब जम्मू में कागज दे दिए मैंने, ऑनलाइन भी दे दिए, बाई हैंड भी दे दिए मैंने जम्मू में कागज, वो दिल्ली गए। आखिर कितना मजबूर एक सिपाही इस वक्त है? मजबूर तो होता है भी, ये मीडिया के आगे आना क्यों था हमने? एक डिफेंस का आदमी जो है मीडिया के आगे क्यों आएगा, क्यों एक अपॉइंट करेगा? ऐसे तो बदनामी हो जाती है। अगर गवर्नमेंट सोचेगी तो गवर्नमेंट ने पहले सोचना चाहिए था कि भाई हम अभी 20 साल हो गए, 21 साल हो गए रिटायर आए हुए, तो आज तक वो डेटें दे रहे हैं, आज और कल हो, आज और कल दे देंगे। तब मर कर देना उन्होंने क्या? फिर क्या आग लगानी मैंने उसको? कितना दुख होता है। दुख तो होता है। अगर उस वक्त कारगिल लड़ाई थी, उस वक्त हमारा टास्क दिया भाई ये पोस्ट लेनी, 4812 पोस्ट लेनी है आपने, हमने लेकर छोड़ी। मेरे पूरे डॉक्यूमेंट में है, पूरे दिल्ली में कागज हमारे पूरे हर डिफेंस में है। तो अभी उनको प्रॉब्लम ये हो रही कि मुझे ये अभी मेरा ये है कि मेरे को जो इनने माना है पेट्रोल पंप का, अगर इनने एजेंसी मानी है, एजेंसी देनी चाहिए थी आज तक, फिर कब देनी उनने? मसला वो 5वीं पास सर्टिफिकेट। 5वीं पास सर्टिफिकेट का अभी मैं कहाँ ये डुप्लीकेट कहाँ से ला सकता हूँ? अभी किसी को पैसा दूंगा, दो डुप्लीकेट दे दो भाई, डुप्लीकेट मैं क्यों करूँ? डुप्लीकेट काम मैं करूंगा नहीं। हमने प्रैक्टिकली किया, प्रैक्टिकली लड़ाई लड़ी, प्रैक्टिकली हमारे को चाहिए, हकीकत। हमारे को हकीकत चाहिए। उसी सर्टिफिकेट पर मुझे ये चाहिए, जो पेट्रोल पंप जो देना है उसी कागज पर चाहिए मुझे, उसी सर्टिफिकेट पर चाहिए। चलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर और ज़िला इंतजामिया वगैरह से आपकी क्या अपील रही? उनसे मेरी यही अपील है कि मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैंने करगिल लड़ाई लड़ी है, आई से मैं डैमेज हूँ। दिन ब दिन जो है एक आई पर मुझे पूरा वजन पड़ रहा है, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही कि वो आँख के अभी चश्मे के बगैर मैं कुछ देख नहीं सकता हूँ, क्योंकि दूसरी आँख पर ये एक टांग और दूसरी एक आँख में कितना फ़र्क होता है। एक टांग पर चले कोई, इसको सपोर्ट लेनी पड़ती। अभी एक आँख में क्या सपोर्ट लूँ मैं, किसकी सपोर्ट लूँ? कल मेरे को ये डैमेज ये भी हो जाएगी तो मैं कहाँ जाऊँगा? आज नहीं देख रहे हैं ये मुझे, तो कल कहाँ देखेंगे जब मैं रह जाऊँगा? हमने बच्चे भी पालने हैं, बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं अभी। तो ये चीज़ है, हमारी यही रिक्वेस्ट है कि मेरा जो इन्हें मानत किए है या माना है, और मेरा जो हक बनता है, मेरा हक है ये 100% मेरा हक है, और मेरा 100% बोर्ड है, 100% मेरा हक है। मेरी आई गई है, या तो मेरे को आई दें, ये आई के बेटावे आई, नहीं तो मुझे चाहिए पेट्रोल पंप। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मौजूद नाजरीन, आँख के बदले आँख या फिर पेट्रोल पंप। गुलाम कादिर साहब वो सिपाही हैं जिनको शर्फ हासिल हुआ उस जंग में हिस्सा लेने का, जिस जंग की जीत आज भी हमारे लिए बाइसे फ़ख्र है। और ये डटे रहे गोली खाने के बाद भी। इनकी आँख एक ख़राब हो गई, और अब सोचिए ये वो शख्स हैं खुद चलकर
तबीब चश्म के पास गए और तबीब चश्म ने जब इनकी आँख पर नज़रसानी की तो इन्हें बताया गया कि आप इस आँख से अब कभी देख नहीं पाएंगे। दुख हुआ होगा, जाहिर सी बात है, हर एक शख्स को दुख होता है। ये दो आंखें होती हैं, एक आंख बंद हो जाए तो क्या महसूस होता है हर कोई प्रैक्टिकली कर सकता है। लेकिन फख्र तब हुआ और वो दर्द तब इनको भूल गया जब इनके कान तक वो खबर पहुंची कि हम कारगिल जंग जीत चुके हैं। तमाम चीजें भूल गई, वक्त बीत गया, वादे किए गए, अब वादों को वफा करने की बारी आई, लेकिन नाइंसाफी की गई उस भारतीय फौज के अहलकार के साथ जो आज भी मुल्क अजीज के लिए अपनी जान तक निछावर करने को तैयार है। मौजूद सामीन और नाजरीन, ये वही गुलाम कादिर साहब हैं जो जिला डोडा के रहने वाले हैं और कारगिल जैसी जंग में इन्होंने हिस्सा लिया। और क्या कह रहे थे आपने सुना कि अगर वहीं पे जान चली जाती तो बहुत फख्र होता, और गोली खाना पसंद करेंगे, पीछे हटना पसंद नहीं करेंगे। और इनने ये भी कहा कि भारतीय फौज में फख्र है, जो वादा किया वो वफा किया। लेकिन आज अब इनको जो है 10वीं पास की सर्टिफिकेट मांगी जा रही है। अब सोचिए कितना दुख होता होगा एक इंसान को जो जान देने के लिए तैयार है और गया भी सीना चौड़ा करके कि अगर हिम्मत है तो गोली मार दीजिए, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर पाया। ये सलाम पेश करता हूं इनकी इस हौसला अफजाई भी करता हूं, सलाम पेश करता हूं इनकी हिम्मत को और भारतीय फौज के उस जज्बे को मैं सलाम पेश करता हूं। लेकिन अगर वही भारतीय फौज का जवान बाद में दर दर ठोकरें खाए, दर दर दस्तक उसको देनी पड़े, तो ये कहीं ना कहीं बहुत अफसोस की बात है। जिला इंतजामिया और लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर और मैं तो कहता हूं मरकजी हुकूमत को इस मसले पर नजरसानी करनी चाहिए और एक शख्स जिसने मुल्क के लिए इतना किया उस शख्स को इंसाफ दिलाकर रखना चाहिए। यही काम है हुकूमत का काम है लोगों को इंसाफ दिलाना, और एक फौजी का काम है सरहद पर रहकर वतन अजीज में बसने वाले लोगों की हिफाजत करना। मौजूद नाजरीन, फिलहाल इतना ही, इजाजत चाहूंगा इस उम्मीद के साथ कि अगली दफा फिर किसी अहम मौजू को लेकर आप सभी के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए द चनाब टाइम्स। बहुत बहुत शुक्रिया।